हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका रीकैप एनिमे में। तो फाइनली इतने इंतजार के बाद में अटैक ऑन टाइटन के सीजन 4 का पार्ट 2 का एपिसोड 1 आ चुका है, जिसे कि आज हम स्टार्ट करेंगे। बाकी एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि हर हफ्ते अटैक ऑन टाइटन का एक एपिसोड आएगा, मतलब कि आज से एक हफ्ते बाद इसका अगला एपिसोड आएगा, ठीक है। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अब और कोई मत पूछना कि इसका अगला एपिसोड कब आएगा। मैं जितना जल्दी हो सके उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिवाई की 2 उंगलियां कटकर पड़ी होती है और हांजी के सामने पड़ा होता है लिवाई, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। वहीं थोड़ी दूर पर एक टाइटन भी पड़ा होता है। तभी फ्लो कहता है, मुझे नहीं पता कि कैप्टन लिवाई की ये हालत किसने की, लेकिन हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा साफ हो गया। तभी एक येगरिस्ट कहता है, फिर भी हमारी श्योरिटी के लिए मैं इसके सर में एक छेद कर देता हूँ। तो हांजी कहती है वो मर चुका है, इसने थंडर स्पेयर के अटैक को झेला है, इसका अंदरूनी हिस्सा बाहरी से ज्यादा खराब हालत में है, इसके बचने का कोई चांस नहीं है। तो फ्लो कहता है, मुझे देखने दो, मुझे पल्स चेक करना आता है। तो हांजी कुछ भी नहीं कहती। तभी उस टाइटन में से भाप निकलने लगती है। तो फ्लो कहता है, क्या वो मर गया? तो हांजी कहती है, नहीं, वो इस तरीके से भाप तब निकालते हैं जब वो गायब होते हैं। सभी एगरिस्ट टाइटन की तरफ बंदूक लेकर खड़े होते हैं। फिर उस टाइटन की हड्डियों के अलावा सब कुछ गायब हो जाता है और उसमें से ज़ीक सही सलामत बाहर निकलता है। ये वही टाइटन था जिसने जब ज़ीक की हालत खराब हो गई थी तो उसे अपने पेट में डाल लिया था। और जब सभी लोगों का ध्यान ज़ीक पर होता है, उसी वक्त हांजी लिवाई को लेकर नदी में कूद जाती है। तो सभी लोग नदी में गोली चलाने लगते हैं और उन दोनों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। फिर फ्लो ज़ीक से पूछता है, क्या हुआ था? तो ज़ीक कहता है, मुझे नहीं पता। एक लड़की जिसे मैंने कभी भी पहले नहीं देखा था, वो मिट्टी से मेरी बॉडी को आकार दे रही थी। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पर था, मैं बस बैठकर देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं वहां पर सालों से था, लेकिन ऐसा लगा कि वो सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। मैं पाथ में था। तो फ्लो कहता है, तुमने उन 30 सर्वे कॉप्स को टाइटन में बदल दिया था, सही कहा ना? आखिर अब वो कहाँ पर हैं? तो ज़ीक कहता है, वो सब जा चुके हैं और अब हमारे रास्ते में खड़ा होने वाला कोई नहीं है, चलो चलते हैं। फिर ज़ीक सोचता है, एरन, अब सिर्फ हमें आगे बढ़ते रहना है। जिसके बाद हमें इस सीजन की नई ओपनिंग दिखाई जाती है, जो कि सच में मुझे बहुत ही कमाल की लगी। फिर हम देखते हैं कि एरन के टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने से आर्मिन, जीन, मिकासा और बाकी सभी को पता चल जाता है कि टाइटन्स ने हलचल करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं गेलियड को, जो कि गाबी और पीक के आगे खड़ा होता है। पीक कहती है, मुझे पता था ये इतना आसान नहीं होगा। तो गाबी कहती है, मिस पीक, आपने हमें धोखा नहीं दिया। तो पीक कहती है, तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि मैं अपने साथियों के साथ ऐसा करूंगी? तो गाबी कहती है, लेकिन आपने कहा था कि मार्ले में हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। तो पीक कहती है, ऊपर देखो, मैं मार्ले पर भरोसा नहीं करती, मैं उन साथियों पर भरोसा करती हूँ जिनके साथ मैं लड़ी हूँ। वही मगेत अपने सैनिकों को बता रहा होता है कि यही फाउंडिंग टाइटन है और इसका अंत हम यहीं पर करेंगे। जिसके बाद मार्ले की शिप से कई सैनिक पैराडाइज आइलैंड पर उतरते हैं, साथ ही शिप से एक हथियार को भी नीचे फेंका जाता है। वहीं पीक और गाबी को हथकड़ी से आजाद करने के लिए गेलियड पीक का हाथ काट देता है, जिसके बाद पीक गाबी को छोड़कर बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है और कार टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। दूसरी तरफ एरन और गेलियड के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। एरन हार्डनिंग एबिलिटी का यूज करके अपने हाथों को हार्ड कर लेता है और गेलियड पर अटैक करता है, लेकिन गेलियड उसके अटैक से बचकर वहां से दूर भाग जाता है। और जब एरन का ध्यान गेलियड पर होता है, उसी मौके का फायदा उठाकर पीक गाबी को अपने मुंह में लेकर वहां से भाग जाती है। वहीं मार्ले की शिप्स को देखते हुए एरन सोचता है, मैंने नहीं सोचा था कि मार्ले इतनी जल्दी अटैक करेगा। उनके पास जितनी जानकारी थी उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। तभी येलेना एरन से कहती है, अपनी टाइटन बॉडी से बाहर निकलो, हमें तुम्हें अंदर छुपाना होगा ताकि तुम वॉरहैमर टाइटन की पावर का यूज करके अंडरग्राउंड से भाग सको। यहाँ पर लड़ना बहुत ही रिस्की है, लेकिन जैसा कि हम एरन को जानते हैं, वो बिना कुछ कहे बिल्डिंग से नीचे आकर राइनर को देखकर कहता है, आ जाओ राइनर। फिर राइनर नीचे आते हुए आर्मर टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। वहीं एरन कहता है, मुझे पता है ये सब तुमने किया, तुम्हारे अलावा कोई भी मार्लियन आर्मी से ये बेवकूफी नहीं करवा सकता। वहीं येलेना समझ जाती है कि अब एरन तो उसकी नहीं सुनने वाला, तो वो सेना को इकट्ठा करती है ताकि वो एरन की रक्षा कर सके और सोचती है, एरन आखिर क्यों?
फिर हम देखते हैं कि राइनर आर्मर टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर एरन के सामने आ जाता है, जिसके बाद में दोनों जानी दुश्मन एक दूसरे पर कुत्ते बिल्ली की तरह कूद पड़ते हैं। एरन राइनर को खींचते हुए एक बिल्डिंग पर ले जाकर पटक देता है। वहीं गाबी राइनर और एरन को लड़ते हुए देखती है। फिर पीक गाबी को मार लेके सैनिकों के पास लाकर छोड़ देती है तो कैप्टन मगेद गाबी को गले लगा लेता है और कहता है, आखिर तुम्हें दुश्मन के इलाके में घुसने के लिए किसने कहा था? तो गाबी सॉरी कहती है। फिर कोल्ट गाबी के पास आकर कहता है, फाल्को कहाँ है? तो गाबी बताती है वो अभी भी उसी बिल्डिंग में है। उसके मुंह में थोड़ा ज़ीक का स्पाइनल फ्लूइड चला गया था। ये सुनकर कोल्ट और मगेद थोड़ा शॉक हो जाते हैं। फिर पीक बताती है, फाल्को को 300 दुश्मन सैनिकों के साथ में रखा गया है जिन्होंने फाल्को की तरह ही ज़ीक का स्पाइनल फ्लूइड पी लिया है। वहाँ पर करीब 500 दुश्मन सैनिक है लेकिन ज़ीक मिसिंग है। तो मगेद कहता है, हम यहाँ पर राइनर के आशंका के बलबूते पर आए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि दुश्मन फाउंडिंग टाइटन की पावर को इस्तेमाल कर सकता है? तो पीक कहती है, मुझे नहीं पता, मुझे पता है कि उनके पास फाउंडिंग टाइटन की पावर है जो कि उनका ट्रम्प कार्ड है, लेकिन अगर उन्होंने अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि एरन अभी तक फाउंडिंग टाइटन की पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो मगेद कहता है, क्या उसका इस्तेमाल करने के लिए कोई कंडीशन है? तो गाबी को याद आता है कि ज़ीक ने क्या कहा था। वो कहती है, जब मैं शिप से पैराडाइज आइलैंड पर आ रही थी तो मैंने सुना था कि ज़ीक ने कहा था अब हमारे पास फाउंडिंग टाइटन और रॉयल ब्लड वाला टाइटन दोनों हैं। तो कोल्ट कहता है, आखिर इसका क्या मतलब है कि ज़ीक रॉयल ब्लड वाला टाइटन है? तो मगेद कहता है, ज़ीक के पेरेंट्स ने एल्डिया को रिस्टोर करने के लिए आंदोलन चलाया था, तो ये हो भी सकता है कि ये सच हो। तो पीक कहती है, अगर ज़ीक की यूनिक पावर के पीछे कोई वजह है तो वो यही होनी चाहिए। अगर ज़ीक की गैर मौजूदगी की वजह से वो फाउंडिंग टाइटन की पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो हमें कुछ भी करके एरन और ज़ीक को मिलने नहीं देना है। तभी गाबी को धमाकों की आवाज आती है तो वो राइनर की चिंता करती है। तो मगेद कहता है, वो मार्ले की शील्ड है, वो इतनी जल्दी नहीं टूटेगी। नहीं, वो कोई मार्ले को प्रोटेक्ट करने वाली शील्ड नहीं है। इस वक्त दुनिया का भविष्य हमारे कंधों पर है। हमें फाउंडर को मारना होगा। इससे पहले कि कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो, हम यहाँ पर फाउंडर को खा जाएंगे और इस किस्से को खत्म कर देंगे। तभी हम देखते हैं कि पीक के ऊपर एक राइफल जैसी चीज लगी होती है जो कि एक एंटी टाइटन वेपन है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राइनर एरन पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन एरन अपने हार्ड हाथों से उसके सभी अटैक से बच रहा होता है। फिर एरन राइनर को जोरदार घुसे मारता है जिससे कि उसका पूरा जबड़ा टूट जाता है। फिर एरन उस पर और अटैक करता है लेकिन राइनर उसे पटक देता है तो एरन राइनर को लात मारकर फिर से खड़ा हो जाता है। तभी पीछे से गेलियड एरन पर अटैक करता है तो एरन हार्डनिंग एबिलिटी का यूज करके अपने पीठ से स्पाइक्स निकाल देता है, लेकिन गेलियड ये कहते हुए उन सभी को तोड़ देता है कि तुम्हें कीमत चुकानी होगी मेरे टाउन को तबाह करने की। फिर वो एरन को एक लात मारता है जिससे कि एरन सीधे राइनर के हाथों में जाता है। राइनर कहता है, हार मान जाओ एरन, तुम अकेले कोई खतरा नहीं हो, बस तुम्हारा सफर यहीं तक था। वहीं गेलियड भी एरन पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी एरन उन दोनों को बताता है कि वो अकेला नहीं है और कमजोर तो बिल्कुल नहीं है। एरन वॉरहैमर टाइटन की तरह हार्डनिंग एबिलिटी से काफी सारे बड़े बड़े स्पाइक्स निकालकर उन दोनों को लटका देता है जिससे कि वो दोनों वहां पर अटक जाते हैं। साथ ही तभी वहां पर येगरिस्ट भी आ जाते हैं और थंडर स्पेयर से आर्मर टाइटन और जो टाइटन को निपटाने का सोचते हैं, लेकिन तभी एक गोली एरन का दिमाग चीरते हुए निकल जाती है जो कि पीक के ऊपर जो राइफल है उससे चली थी, जिसके बाद सैनिक उसको रिलोड करने लगते हैं और पीक कहती है, बहुत बढ़िया, एक्चुअली ये निशाना लगाया होता है मगेद ने। दूसरी तरफ राइनर और गेलियड स्पाइक से निकलने की कोशिश करते हैं तो येगरिस्ट जल्दी से उन्हें निपटाने का सोचते हैं, लेकिन तभी वहां पर मार्ले के सैनिक आकर उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। साथ ही एयरशिप से भी गोलियां चल रही होती है जिससे कि कई येगरिस्ट मार जाते हैं। तो ये सब देखकर एक जना कहता है, आखिर मार्ले ने इतना सब कुछ 1 महीने से कम में कैसे कर लिया? ओनियो कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो एरन को खा जाएंगे। वहीं येलेना सोचती है, एरन तुम दूसरों से अलग हो, तुम स्पेशल हो। दूसरी तरफ गेलियड एरन पर हमला करने वाला होता है कि तभी एरन फिर से बड़े बड़े स्पाइक्स उगा देता है, लेकिन गेलियड उन सभी से बच जाता है। तभी पीक के ऊपर रखी राइफल की गोली से एरन के सर में एक और छेद कर दिया जाता है। मगेद कहता है, हम उसे वॉरहैमर टाइटन की पावर को यूज करने पर मजबूर करेंगे। वो पावर बहुत ही ताकतवर है लेकिन उससे वो जल्दी थक जाएगा। ये मत भूलना कि विली टाइबर के सेक्रीफाइस की वजह से ही हम ये सरप्राइज अटैक कर पाए हैं। दुनिया को एक नया हेलोस चाहिए। तभी राइनर अपने चेस्ट से एक स्पाइक को निकालकर एरन के अंदर घुसा देता है और कहता है, एरन तुम हार चुके हो, किसी को भी इससे ज्यादा सैनिक की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें। दूसरी तरफ ओनियो चाबी लेकर आर्मिन, जिन, मिकासा और बाकी सभी के पास आ जाता है तो जिन कहता है, आखिर बाहर क्या चल रहा है?
तो ओनियो बताता है मान ले कि सेना ने हम पर हमला कर दिया है। उनके पास करीब 500 से ज्यादा सैनिक, साथ ही आर्मर्ड जो और कार टाइटन भी है। एरन उन सभी से अकेला ही लड़ रहा है, लेकिन वो जल्दी हार जाएगा और मार्ले फाउंडर को छीन लेगा। तुम्हें एरन की मदद करनी होगी। तभी कोनी ओनियो की कॉलर पकड़कर कहता है, ये तुम्हारी लड़ाई है ना कि हमारी। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हम तुम्हारी बात मानेंगे गद्दार? तो ओनियो कहता है सॉरी, लेकिन अगर मैं येलेना की बात नहीं मानता तो वो मेरा भेजा उड़ा देती। तो कोनी कहता है तुमने हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया क्योंकि तुम बस पूरे पैराडाइज आइलैंड पर वाइन की मदद से राज करना चाहते थे। मैं धोखा खा खा कर थक चुका हूँ। पहले राइनर, बर्थोल्ड और रेनी और अब एरन। आखिर ये कब खत्म होगा? आखिर हम एरन की मदद क्यों करें ताकि हमारी पूरी जाति बच्चे ना पैदा कर पाए? तभी आर्मिन कहता है हमें एक बार इसकी बात सुननी चाहिए। तो ओनियो कहता है मैं सच कह रहा हूँ, मुझे वाइन और यूथेनेसिया प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बल्कि किसी भी वॉलंटियर सैनिक को नहीं पता था। तो निकोलो कहता है मुझे लगता है कि वो सही कह रहा है। येलेना ने हमें वाइन को सीक्रेट रखने के लिए कहा था। तो ओनियो कहता है हम कभी भी नहीं चाहते थे कि एल्डियंस बच्चे पैदा ना कर पाए। हम पैराडाइज पर आए ताकि हम पैराडाइज को डेवलप करके साथ मिलकर मार्ले को हरा पाए। इसके लिए हमने सब कुछ गवा दिया। हमने इस आइलैंड के लोगों के लिए बहुत काम किया। हमने ये सब किया क्योंकि हमें यकीन था कि इस आइलैंड का फ्यूचर है, इसके बच्चों का फ्यूचर है। हमारा ये सब करने की और क्या वजह होगी अगर तुम सभी बच्चे ही ना पैदा कर पाओ? तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। तो आर्मिन कहता है मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। मुझे याद है कि तुमने कहा था कि सभी लोग एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि कोई ऐसा चाहता है। हम सब्जेक्ट्स ऑफ यमर भी। तुम्हारी सोच जी की सोच से बिल्कुल उल्टी है। तो जिन कहता है मैं भी तुम पर भरोसा करता हूँ, लेकिन अब क्या प्लान है? एरन और जी की मदद करना, यानी कि यूथेनेशिया प्लान को कामयाब होने देना। यूथेनेशिया प्लान मतलब कि सभी एल्डियंस को बच्चे पैदा करने से रोकना। तो ओनियो कहता है नहीं, हम उन्हें रोकेंगे, लेकिन अगर हमने उन दोनों को खो दिया तो इस आइलैंड पर कुछ भी नहीं बचेगा। तो कोनी कहता है तो आखिर हम क्या करें? ओनियो कहता है हमें कम से कम पूरी दुनिया को रंबलिंग का एक नमूना देना है। तो आर्मिन मिकासा से पूछता है तुम क्या करना चाहती हो? तो वो कहती है मैं एरन को बचाना चाहती हूँ, लेकिन जैसा कि एरन ने कहा था मैं ऐसा इसीलिए चाहती हूँ क्योंकि मैं एक एक्टरमैन हूँ, ये मेरी इच्छा नहीं है। तो आर्मिन कहता है मुझे लगता है कि एरन ने वो सब झूठ कहा था। तो मिकासा कहती है मेरा सच में कभी कभी सर दुखता है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो झूठ था? तो आर्मिन कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि एरन चाहता है कि सभी एल्डियंस बच्चे ना पैदा कर पाएं? तो जिन कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन अब वो ऐसा कर भी सकता है। तो आर्मिन कहता है हम एरन की बात कर रहे हैं। तो कोनी कहता है तो आखिर वो ज़ीक और येलेना के खिलाफ क्यों नहीं खड़ा हुआ? तो आर्मिन कहता है क्योंकि उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वही है जिसके पास फाउंडिंग टाइटन की पावर है और वही डिसाइड करेगा कि उसे उस पावर के साथ में क्या करना है। उसे येलेना के साथ मिलना पड़ा क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो पता नहीं क्या करती, लेकिन अगर वो उसके साथ होने का नाटक करता है तो वो आइलैंड को बचाने के लिए रंबलिंग कर सकता है ताकि कोई भी अगले 50 सालों तक पैराडाइज को हाथ लगाने का भी ना सोचे। दूसरी तरफ एरन काफी जोर से चिल्ला रहा होता है और मार्ले के सैनिक एग्रिस्ट पर काफी भारी पड़ रहे होते हैं। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और यहाँ तक आए हो तो वीडियो तो अच्छी लगी होगी यार, तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।